नमस्कार साथियों। तो रवाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विगत क्लास में हमने देखा था भारतीय कृषि फसलों की महत्वपूर्ण फसलों में कुछ फसलें। आज उनके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कृषि फसलों की स्थिति को। जैसा कि हमने विगत जो फसलें देखी थी उनमें हमने जहाँ तक देखा था उनमें खाद्यान्न फसलें हो चुकी थी हमारी। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमने देखा था गेहूँ को, जौ को, बाजरा को, मुख्य रूप से चावल को। इनके अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखी थी अन्य फसलों में, उनमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो उनमें हमने देखी थी तिलहनी फसलों में सरसों को देखा था, मूंगफली को देखा था। इस प्रकार से हमारी जो मुख्य रूप से फसलें देखी थी। अब आगे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं हमारी इस क्लास के अंतर्गत शेष बची हुई महत्वपूर्ण फसलों के बारे में। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लेते हैं प्रधान व्यापारिक फसल के अंतर्गत आने वाली चाय को। तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती है चाय। तो हम नेक्स्ट फसल की बात करें तो हमारी फसल है चाय। 7 तक हम देख चुके थे। 8वीं हमारी फसल है वो चाय के रूप में जानी जाती है। अब चाय की चर्चा करें हम तो चाय के लिए महत्वपूर्ण रूप से चाय एक रोपण कृषि में आती है। रोपण कृषि फसल है। चाय के लिए अगर हम बात करें तो चाय रोपण कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक कृषि में आती है। व्यापारिक कृषि किस प्रकार की कृषि होती है? प्यारे साथियों, इससे पहले भी हमने जानकारी ली है। व्यापारिक कृषि वह कृषि फसलें होती हैं जिनका उद्देश्य हमारा बेचना और केवल हमारा अर्थोपार्जन होता है, धन अर्जन की क्रिया के लिए बोई जाती हैं। ऐसी फसलों को कहा जाता है व्यापारिक फसलें। तो उनमें चाय है, जूट है, गन्ना है, कपास है, इस प्रकार की जो फसलें हैं इनको कहा जाता है व्यापारिक फसलें। तो ये इनके अंतर्गत व्यापारिक भी है और ये रोपण कृषि के अंतर्गत भी आती है। चाय की जो कृषि है इसका जो पौधा है ये विदेशी मूल का पौधा माना जाता है। विदेशी मूल का पौधा है। भारत में इसको यमन से ला करके लगाया गया था। भारत में चाय के पौधे को यमन से ला करके लगाया गया था। यमन देश से भारत में लाया गया। भारत में लाया गया। भारत में इसको पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया गया। तो इस रूप में अगर हम देखें तो चाय की जो कृषि है वो पहाड़ी ढालों पर की जाती है। चाय की कृषि है वो पहाड़ी ढालों पर की जाती है और पहाड़ी ढालों पर अपर्दन की क्रिया अधिक होती है। तो पहाड़ी ढालों पर अपर्दन की क्रिया होती है तो अपर्दन की क्रिया को कम करने के लिए पहाड़ी ढालों में समुच्चय कृषि की जाती है और समुच्चय कृषि के अंतर्गत चाय की कृषि की जाती है। तो समुच्चय कृषि की जाती है। समुच्चय कृषि में चाय को बोया जाता है। समुच्चय कृषि, तो समुच्चय कृषि के अंतर्गत चाय को बोया जाता है। अब आगे देखें चाय के लिए तो मुख्य रूप से जो चाय है वो पहाड़ी ढालों पर की जाती है। पहाड़ी ढालों पर क्यों की जाती है इसका कुछ कारण है। ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं वो जल के निकासी के लिए अच्छे होते हैं। जल निकासी के लिए अच्छे होते हैं और जल निकासी के लिए अगर अच्छे होंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि चाय के जड़ों में पानी रुकेगा नहीं और चाय के जड़ों में पानी रुकेगा नहीं तो चाय का पौधा गलेगा नहीं, क्योंकि चाय के पौधे में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाय के पौधे को ताज़ा जल की आवश्यकता होती है। यहाँ से प्रश्न बनकर के आता है चाय के पौधे को ताज़ा जल की आवश्यकता होती है। ताज़ा जल की आवश्यकता होती है और ताज़ा जल की आवश्यकता है इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही बोया जाएगा, क्योंकि ढाल वाला क्षेत्र होगा, पानी संग्रहण नहीं होगा, पानी रुकेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में ताज़ा जल होगा तो वर्षा की अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए इसको पहाड़ी ढालों पर बोया जाता है। उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। तो अगर इसकी और हम तथ्यात्मक रूप से बात करें तो विशेष तथ्यों में अगर हम चर्चा करें तो इसके विशेष तथ्य
विशेषताएं या विशेष बात हैं वो ये है कि चाय का जो पौधा है उसको झाड़ी कुल में शामिल किया जाता है। चाय के पौधे को झाड़ी कुल में शामिल किया जाता है। झाड़ कुल में शामिल किया जाता है। चाय का जो पौधा है इसकी पत्तियों से चाय की प्राप्ति होती है। पत्तियों से चाय की प्राप्ति होती है। चाय के पौधे की पत्तियां होती हैं, उनसे चाय बनाई जाती है। तो चाय के पौधे से जो पत्तियां होती हैं इनको इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न अपना अलग से निकल कर के आता है कि चाय के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ा जाता है, तो इसमें सर्वाधिक महिला श्रमिक काम करता है। तो यहाँ हम इस फसल की विशेषता को देखें तो यहाँ चाय के बागानों में महिला श्रमिक अधिक कार्यरत है। अर्थात यहाँ से प्रश्न आता है कि महिला श्रमिक अगर चाय के बागानों में अधिक कार्य करती है, इसलिए इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम की अधिक आवश्यकता होती है और महिला श्रम है वो सस्ता माना जाता है। तो महिला श्रमिक सस्ते में कार्य करता है, इसलिए महिला श्रमिकों को इसमें जोड़ा जाता है। तो सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो चाय की कृषि के लिए कुछ विशेष तथ्य भी निकल करके आते हैं। चाय के जो पौधे हैं उनमें जो बुआई से लेकर के और तोड़ने तक की जो क्रिया होती है वहाँ तक की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं इसके अंतर्गत महिला श्रमिकों के रूप में कार्य करती हैं। सस्ता श्रमिक चाहिए, इसलिए अधिक बागान जो होते हैं चाय के बागान उनमें श्रमिकों के रूप में महिलाएं कार्य करती हुई दिखलाई पड़ती हैं। अब हम बात करें चाय के पौधे से पत्तियां होती हैं जो चाय बनाने का कार्य या चाय के निर्माण का कार्य करती हैं। तो चाय की पत्तियों में चाय की पत्तियों से चाय बनाई जाती है और चाय के पौधे हैं उसमें टैनिन नामक तत्व पाया जाता है। टैनिन तत्व पाया जाता है। इसके कारण से टैनिन तत्वों की उपस्थिति के कारण से क्या आती है, उत्तेजना आती है। उत्तेजना आती है, अर्थात इसको कहते हैं उत्तेजक पदार्थ। प्रश्न बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से लेकर, चाय के पौधे में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है या चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो टैनिन नामक जो तत्व होता है वो उत्तेजक पदार्थ के रूप में पाया जाता है जो कि चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। इस रूप में अगर हम देखें तो चाय के विशेष तथ्य भी निकल करके आते हैं। यहाँ हम देखते हैं चाय एक झाड़कुल का पौधा है, तो झाड़कुल के पौधे की उम्र के रूप में भी पूछ लिया जाता है। ये 5 से 6 वर्ष तक कार्य करती है। चाय का पौधा चाय का पौधा 5 से 6 वर्ष तक उपयोगी होता है। उसके बाद धीरे धीरे पत्तियां कम आना प्रारंभ हो जाती हैं, पौधे को वहाँ से हटा दिया जाता है, उस स्थान पर नया पौधा लगा दिया जाता है। अब यहाँ तक की जो स्थिति है वो समझ पाए होंगे आप कि कृषि के लिए चाय की जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो कौन सी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं। तो चाय है पहली बात रोपण कृषि के अंतर्गत और व्यापारिक फसल मानी जाती है। दूसरी देखें तो ये भारत का पौधा नहीं है, भारत के बाहर से ला करके भारत में लगाया गया, अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक काल में भारत में लाया गया था।
इसको भारत के पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ला करके लगाया गया था, पहाड़ी ढालों पर लगाया गया। पहाड़ी ढालों पर चाय की कृषि करने के लिए समूचे कृषि का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अपर्दन की क्रिया कम से कम हो, इसलिए समूचे कृषि का उपयोग किया जाता है। समूचे कृषि या पहाड़ी ढालों पर विशेषता होती है कि चाय के लिए जल निकासी वाले भूभाग हैं वो अच्छे माने जाते हैं, अर्थात जल की रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ताज़ा जल की आवश्यकता चाय के पौधे के लिए आवश्यक होती है। इसलिए वर्षा की अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ही चाय की कृषि की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में देखें तो चाय के पौधे को झाड़कुल में शामिल किया जाता है। 4 से 5 वर्ष तक ये पौधा उत्पादन देता है, उसके बाद में उत्पादन घट जाता है। चाय के पौधे की पत्तियों से चाय की प्राप्ति होती है। चाय की पत्तियों में टेनिन नामक एक तत्व होता है जिसके कारण से उत्तेजना आती है या उत्तेजक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। चाय के बागान होते हैं उनमें महिला श्रमिक अधिक कार्य करते हैं, क्योंकि महिला श्रमिक हैं वो सस्ते श्रमिकों के रूप में जानी जाती हैं। इसीलिए चाय के जो बागान होते हैं उनमें सर्वाधिक महिला श्रमिकों का योगदान होता है। यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है भारतीय कृषि में महिला श्रमिकों की भागीदारी सर्वाधिक किस फसल के अंतर्गत आती है या किस कृषि में योगदान होता है? तो चाय के बागानों में सर्वाधिक योगदान होता है। यहाँ इसकी उपयोगिता का कारण क्या है? सस्ते श्रमिकों के रूप में महिलाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए चाय के बागानों में महिला श्रमिकों को बहुतायत में देखा जाता है या अधिक कार्यरत पाई जाती हैं। अब अगर हम देखें तो चाय के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो अनुकूल परिस्थितियां हैं और उत्पादन क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे। एक बार यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, एक बार इसको नोट डाउन करें, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट में आगे देखते हैं हम चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। तो प्यारे साथियों, अनुकूल परिस्थितियों में आप देख पाएंगे कौन कौन सी परिस्थितियाँ चाय की कृषि के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करें तापमान की, वर्षा की और मृदा की। तो यहाँ इन 3 परिस्थितियों में हमें विशेषताएं जो दिखलाई पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं। तापमान की अगर हम बात करें तो हमें तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अनुकूल तापमान की अवस्था देखने को मिलती है। तापमान कितना चाहिए? 26 डिग्री से 32 डिग्री औसत तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस एवरेज टेम्परेचर वाले क्षेत्र में ही चाय की कृषि अधिक की जाती है। तो ये औसत तापमान वाले क्षेत्र अच्छे होते हैं। यहाँ वर्षा की उपस्थिति की बात करें तो चाय के बागानों के लिए 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा क्षेत्र या अधिक वर्षा इसके लिए उपयोगी होती है। 200 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वाले क्षेत्रों में चाय का पौधा आसानी से लग जाता है या अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। मृदा की बात करें तो गंधक युक्त मृदा, गंधक युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। गंधक युक्त जो मृदा होगी उसका विशेष उपयोग होता है कि गंधक के युक्त जो मृदा है इसमें बोई जाने वाली चाय होती है उसमें सुगंधित चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर मृदा की बात करें तो यहाँ हम लेटेराइट मृदा का उदाहरण देखते हैं। लेटेराइट मृदा वाले क्षेत्र में चाय की कृषि अधिक होती है। लेटेराइट मृदा क्षेत्र में लेटेराइट मृदा क्षेत्र में चाय का उत्पादन अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हमें चाय की कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए। इस स्थान पर अगर हमें 26 से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा लेटेराइट मृदा का जमाव जहाँ एक साथ दिखलाई पड़ता है, ऐसी सामान्य परिस्थितियाँ चाय की कृषि के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अगर हम अब चर्चा करें तो ऐसी परिस्थितियाँ भारत में कौन कौन से स्थानों पर होंगी, तो हम देखें उत्पादक राज्य, उत्पादन राज्य या उत्पादक क्षेत्र। तो ये उत्पादन क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? भारत में सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन है वो करता है असम राज्य। असम राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर हम बात करें तो आता है पश्चिमी बंगाल। फिर अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में आता है तमिलनाडु, केरल, और अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश।
और नेक्स्ट अगर हम 6 की बात करें तो छठवां जो राज्य है उसको हम देखते हैं मेघालय क्षेत्र। तो यहाँ हमें चाय की विशेष परिस्थितियाँ अनुकूल दिखलाई पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। कुछ चाय का उत्पादन क्षेत्र है वो हमें उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, कुछ छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश है, ये भारत में चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम असम में भारत की सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। अब यहाँ से एक तथ्य और निकल कर के आता है प्यारे साथियों, भारत में सर्वाधिक चाय का उपभोग होता है, अर्थात इसको कहा जा सकता है उपभोक्ता देश है। भारत में चाय का सर्वाधिक उपभोग होता है। तो उत्पादन की स्थिति और निर्यात की स्थिति कैसी है? तो उपभोग की दृष्टि से भारत विश्व का सर्वाधिक उपभोक्ता देश है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे, चीन के बाद भारत का चाय के उत्पादन में द्वितीय स्थान आता है, सेकंड स्थान आता है। साथ ही अगर हम निर्यात की बात करें तो चाय का निर्यात भी भारत करता है। अब निर्यात करने वाले अगर देशों की बात करें तो कौन कौन से देश हैं जो चाय का निर्यात करते हैं? उनमें भारत चाय का निर्यात करता है, चीन चाय का निर्यात करता है, श्रीलंका चाय का निर्यात करता है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। भारत चाय का उपभोक्ता देश है, भारत चाय का उत्पादक देश है और भारत चाय का निर्यातक देश है। तीनों ही स्थितियों में भारत की स्थिति आती है। चीन के बाद भारत का विश्व में चाय उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक चाय का उपयोग किया जाता है, इसलिए उपभोक्ता देश कहलाता है। और भारत निर्यात करता है, अर्थात एक्सपोर्ट की क्रिया और इंपोर्ट की क्रिया होती है, उसमें एक्सपोर्ट भी करता है। अब यहाँ प्रश्न आता है, भारत में कौन सी व्यापारिक कृषि फसल का भारत सर्वाधिक निर्यात करता है? तो आपको याद रखना है, भारत चाय का सर्वाधिक निर्यात करता है। जितने भी प्रकार की हम फसलों में निर्यात करते हैं तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत हमारी चाय सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है। और असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। तो असम भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए अलग से भी निकल करके आता है। यहाँ भी साथियों देखेंगे, सर्वाधिक उत्पादन तो करता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन करता है तो चाय में सर्वाधिक उत्पादन धनसेरी घाटी का है। धनसेरी घाटी चाय की ब्रांड भी है, नाम सुना होगा धनसेरी चाय। तो धनसेरी घाटी असम राज्य की घाटी है। इस असम राज्य की धनसेरी घाटी में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। धनसेरी घाटी प्रसिद्ध है तो चाय के उत्पादन के लिए है, तेल के उत्पादन के लिए है, कोयला उत्पादन के लिए है या वन उत्पादन के लिए है। तो वनों से जो प्राप्त उत्पाद हैं वो भी इसमें होते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किसका है? चाय के लिए जानी जाती है। तो धनसेरी घाटी का संबंध असम राज्य में चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब अगर हम आगे देखें तो हम पश्चिमी बंगाल के लिए देखते हैं। पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है, और चाय का उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन होता है। और यहाँ की जो चाय है ये सुगंधित चाय के रूप में जानी जाती है। तो दार्जिलिंग की चाय है वो मुख्य रूप से सुगंधित चाय के लिए जानी जाती है। भारत की प्रसिद्ध चाय, विश्व की प्रसिद्ध चाय कहलाती है सुगंधित चाय, विश्व प्रसिद्ध चाय।
ये ध्यान रखेंगे, विश्व प्रसिद्ध चाय मानी जाती है पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से प्राप्त होने वाली चाय। हमने देखा था क्यों है, क्योंकि यहाँ गंधक युक्त मृदा पाई जाती है और गंधक युक्त मृदा के कारण से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भारत और विश्व की प्रसिद्ध सुगंधित चाय का उत्पादन होता है। अगर हम आगे बात करें तो दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में, तो यहाँ हम 2 राज्यों को देखते हैं, तमिलनाडु और केरल 2 राज्य ऐसे हैं जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं। अर्थात हम इसको देखें तो दोनों राज्य दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ से अगर अलग प्रश्न हो तो पहले साथ ही यहाँ ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अपना आंसर ज़्यादातर हम क्या करेंगे, असम करेंगे। प्रश्न होगा दक्षिणी भारत में चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वहाँ हमें पश्चिम बंगाल, असम ये नहीं करने हैं, न हिमाचल प्रदेश करना है। दक्षिण भारत में ऑप्शन क्या होगा, या तो तमिलनाडु ऑप्शन होगा या हमारे सामने ऑप्शन क्या रहेगा, केरल रहेगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, दोनों ही राज्यों में ये चाय का उत्पादन करने के लिए जानी जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके आता है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में हरी चाय का उत्पादन होता है। भारत में हरी चाय का उत्पादन, हरी चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश राज्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में है। भारत में चाय को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। चाय में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य असम है। सुगंधित चाय के लिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल जाना जाता है। तमिलनाडु व केरल है वो दक्षिण भारत में चाय उत्पादन करने वाले राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश चाय के लिए हरी चाय का उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। इस प्रकार से देखें तो ये चाय की कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ हमें दिखलाई पड़ती हैं और भारत में चाय का निम्न प्रकार से वितरण पाया जाता है। अर्थात असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश में चाय का अधिक उत्पादन होता है। प्यारे साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट फसल को करते हैं चर्चा। नेक्स्ट हमारी कृषि फसल है नंबर 9, कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भी एक रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, रोपण कृषि है। साथ ही व्यापारिक फसल भी है। तो रोपण और व्यापारिक कृषि के अंतर्गत चाय और कॉफ़ी मूल रूप से जानी जाती है। कॉफ़ी के लिए हम चर्चा करें तो कॉफ़ी भारतीय मूल का पौधा माना जाता है। भारतीय मूल का पौधा है और भारतीय मूल का पौधा है तो सर्वप्रथम इसको कहाँ देखा गया था? सर्वप्रथम इसको पश्चिमी घाट में देखा गया था। सर्वप्रथम पश्चिमी घाट क्षेत्र में इसको देखा गया था। पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में कॉफ़ी के रूप में भारतीय मूल का पौधा जो प्राकृतिक रूप से स्वतः ही प्राप्त था, जानकारी हुई, जानकारी के बाद में इसको हमने व्यापारिक कृषि तक पहुंचा दिया है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कॉफ़ी है ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में ही अधिक होती है, लेकिन पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में किस परिस्थितियों में होती है ये हम उसकी आगे की अनुकूल परिस्थितियों के साथ चर्चा करेंगे। तो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का उत्पादन है वो किससे प्राप्त होता है, या कॉफ़ी है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो ये कॉफ़ी बीज से प्राप्त की जाती है। उत्पादन है वो बीज से प्राप्त होता है, यानी पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो कॉफ़ी हमें एक व्यापारिक फसल के साथ साथ झाड़कुल के पौधे के साथ देखने को मिलती है। चाय और कॉफ़ी दोनों ही झाड़कुल के पौधे हैं, झाड़कुल के पौधे हैं। अब यहाँ मैं कुछ चाय और कॉफ़ी को दोनों समान रूप से भी चर्चा करने वाला हूँ। अब यहाँ देखेंगे झाड़कुल के पौधे के रूप में है, लेकिन इसको भी वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। तो जैसे हमने चाय देखा वैसी ही परिस्थितियाँ कॉफ़ी के लिए भी अनिवार्य हैं, इसलिए इसमें भी अधिक वर्षा क्षेत्रों की आवश्यकता है, मृदा की आवश्यकता है। और अन्य परिस्थितियों में हम देखेंगे कि अगर ये 4 से 5 साल तक जिंदा रहने वाला पौधा है
तो इसका उत्पादन हमें वर्षा की उपस्थिति की अधिकता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो भारत में ऐसी परिस्थितियाँ वर्ष भर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति दिखलाई नहीं पड़ती, तो फिर ये पौधे जिंदे कैसे रह जाते हैं? तो ऐसी परिस्थितियों में समय समय पर वहाँ कुछ विशेष प्रकार की वर्षा होती है और वो विशेष प्रकार की वर्षा अनुकूल होती है इसको वर्ष भर जिंदा रखने के लिए और अच्छा उत्पादन देने के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे कॉफ़ी के पौधे के लिए ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में कॉफ़ी के बागानों में होने वाली जो वर्षा है उसको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम वर्षा। चेरी ब्लॉसम वर्षा या इसी को कहा जाता है फूलों की बौछार। फूलों की बौछार। अब ये देखिए फूलों की बौछार कहाँ होगी? इसका क्षेत्र भी हुआ जाएगा जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होगा। तो कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी के बागानों में ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों ये ध्यान रहे, चेरी ब्लॉसम वर्षा या फूलों की बौछार के नाम से जानी जाती है। कर्नाटक राज्य में ग्रीष्म काल में होने वाली कॉफ़ी के बागानों की वर्षा चेरी ब्लॉसम वर्षा के नाम से जानी जाती है। यहाँ हम इसी के साथ चाय को भी देख लें तो चाय के बागानों में भी ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा है। तो नोट के रूप में हम देख सकते हैं ग्रीष्म काल में चाय के बागानों में होने वाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है? चाय के बागानों में होने वाली जो वर्षा है उसको दो नामों से जाना जाता है। इसको कहा जाता है ग्रीष्म काल में काल बैसाखी, काल बैसाखी, और इसी को कहा जाता है बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा इस नाम से जाना जाता है। अब इसका क्षेत्र कौन कौन सा है ये ध्यान देंगे। काल बैसाखी इसका संबंध पाया जाता है, काल बैसाखी का संबंध वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल राज्य से। पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रीष्म काल में होने वाली जो वर्षा है उसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बारदोली छीड़ा है इसका संबंध पाया जाता है विशेष करके असम राज्य में। पश्चिम बंगाल व असम दोनों राज्य में है, लेकिन असम राज्य में इसको बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है जो चाय के बागानों के लिए अच्छी होती है। और काल बैसाखी है ये पश्चिम बंगाल में होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा को कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो वर्षा ग्रीष्म काल जब शुष्क रहता है उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा चाय व कॉफ़ी के पौधों को जिंदा रखने का कार्य करती है। इसका विशेष महत्व है। भारत में ये जो वर्षा के क्षेत्र हैं ये सीमित क्षेत्र हैं। यहाँ हम देखें तो ये पश्चिम बंगाल और असम में है, तो इसका संबंध पाया जाता है वो पाया जाता है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से पाया जाता है। यहाँ तक की जानकारी समझ में आई होगी। सबसे ज़्यादा प्रश्न जब बनकर के आएंगे वो आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट तथ्यों के रूप में हैं। दोनों ही तथ्य यहाँ से क्वेश्चन बन करके आएगा। तो यहाँ हम चाय के रूप में और कॉफ़ी के रूप में दोनों देख चुके हैं। कॉफ़ी के रूप में हम अगर देखें तो भारत में मूलतः भारतीय मूल का पौधा है, लेकिन वर्तमान में विदेशी मूल का पौधा भी भारत में लगाया गया है कॉफ़ी का, जो सर्वाधिक उत्पादन देने वाला पौधा है। तो कॉफ़ी की भारत में किस्में हैं, उनमें दो किस्में पाई जाती हैं भारत में कॉफ़ी की किस्में। भारत में कॉफ़ी की किस्में, इन किस्मों में दो किस्में हैं। एक है अरेबिका किस्म, अरेबिका किस्म, और एक है रोबस्टा किस्म। ये दोनों विदेशी किस्म हैं। इन दोनों विदेशी किस्मों का उत्पादन भारत में किया जाता है। दोनों ही विदेशी कॉफ़ी की किस्में हैं, विदेशी किस्म हैं। और इस विदेशी किस्म से
भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और निर्यात भी होता है। ये ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये कॉफ़ी का उत्पादन संपूर्ण विश्व का केवल मात्र 4% है। विश्व की कुल कॉफ़ी का भारत में 4% उत्पादन होता है, लेकिन भारत में होने वाली अरेबिका और रोबस्टा किस्म है, ये उन्नत किस्म मानी जाती है और इसकी जो कॉफ़ी है ये विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी मानी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं अरेबिका किस्म व रोबस्टा किस्म है ये विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी है, विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी है, तो विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी के रूप में जानी जाती है। भारतीय मूल की जो कॉफ़ी थी उसको गुणवत्ता में कम माना जाता है, लेकिन विश्व में गुणवत्ता की श्रेष्ठ कॉफ़ी के रूप में जानी जाती है अरेबिका व रोबस्टा किस्म, और मूल रूप से इसी का विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भारत कॉफ़ी का भी निर्यात करता है। अब ये याद रखेंगे, यहाँ दो तथ्य हम समान रूप से देखेंगे। भारत में कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, भारत में चाय का निर्यात किया जाता है, तो यहाँ फसलों को लेकर के दो अतिरिक्त प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो हम नोट के अंतर्गत ही नीचे देखेंगे। भारत में कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, वो कौन से बंदरगाह से किया जाता है, और चाय का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है, तो यहाँ देखेंगे नोट में। नेक्स्ट है बी पॉइंट डाल करके देखिए कॉफ़ी का निर्यात, कॉफ़ी का निर्यात, भारत में कॉफ़ी का जो निर्यात है वो कर्नाटक के न्यू मंगलोर पतन से किया जाता है। पतन का नाम याद रखेंगे, न्यू मंगलोर पतन। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात न्यू मंगलोर पतन से किया जाता है, इसलिए इस न्यू मंगलोर पतन को भारत का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। भारत का कॉफ़ी बंदरगाह, भारत का कॉफ़ी पोर्ट बंदरगाह होते हैं, तो भारत का कॉफ़ी पोर्ट किसे कहा जाता है? मंगलोर बंदरगाह को कहा जाता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह को कहा जाता है। यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात होता है। तो यहाँ अगली स्थिति में अगर हम देखें तो चाय की स्थिति आती है, और चाय का भी निर्यात है, चाय का निर्यात। इस चाय का निर्यात किया जाता है, वो किया जाता है पश्चिमी बंगाल में कोलकाता बंदरगाह से। कोलकाता बंदरगाह, और कोलकाता बंदरगाह को हम देखें तो ये राज्य पड़ता है पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक कोलकाता बंदरगाह से चाय का निर्यात करता है, और कर्नाटक न्यू मंगलोर बंदरगाह से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात करता है। अब प्यारे साथियों एक तथ्य और है जो विश्व के संदर्भ में हर एग्जाम में जहां विश्व का नाम जुड़ा होता है, विश्व की कृषि फसलें जुड़ी होती हैं, वहां बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। उस तथ्य को भी अगर हम यहाँ देखें तो प्यारे साथियों यहाँ देखें हम विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ये करता है ब्राज़ील देश। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील देश है, और ब्राज़ील देश का साओ पोलो क्षेत्र ये विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। जिस प्रकार से भारत के कर्नाटक राज्य की कुछ पहाड़ियां हैं जिनको हम ये अभी देखेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ियां जहां कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो यहाँ ब्राज़ील के साओ पोलो क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और ऐसा ही एक बंदरगाह जिस प्रकार से भारत का न्यू मंगलोर पतन भारत का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है, विश्व का एक कॉफ़ी पोर्ट भी है, इसको कहा जाता है ब्राज़ील के सैंटोस पतन को, ब्राज़ील का सैंटोस पतन। सैंटोस पतन है, इसको विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। अर्थात हम यहाँ लिख दें विश्व का कॉफ़ी पोर्ट, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट किसे कहा जाता है?
सेंटोस पतन को कहा जाता है। सेंटोस पतन किस देश का बंदरगाह है? सेंटोस पतन है वो ब्राज़ील देश का बंदरगाह है। यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी निर्यात की जाती है। अब एक प्रश्न और आता है और वो आता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, ब्राज़ील में चाय के कॉफ़ी के बागान, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान, कॉफ़ी के बागान किस नाम से जाने जाते हैं? ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको हम सेंटोस पतन क्षेत्र से जहाँ निर्यात करते हैं उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बागान पाए जाते हैं, और उसके पास वाला जो क्षेत्र है वो साओ पोलो क्षेत्र है जहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ इन बागानों को किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है फजेंडा, इनको फजेंडा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान हैं वो फजेंडा कहलाते हैं। ये भी जानकारियाँ आप याद रखेंगे, अपने इसी तथ्य के साथ ही जोड़ करके इसको याद रख लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। बार बार एग्जामों में फसलों को लेकर के जब प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा सीधा सा प्रश्न कॉफ़ी को लेकर के ही उठा लिया जाता है। चाय के लिए आते हैं तो चाय भारत और चीन के लिए है, ये तो सामान्य रूप से भारत के लिए प्रश्न बनता है, तो विश्व में यहाँ भी प्रश्न बन जाता है। कॉफ़ी को लेकर के अतिरिक्त जो प्रश्न बनता है ये बनता है, भारत में उत्पादन केवल मात्र 4% होता है, लेकिन भारत में विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी का उत्पादन होता है। वो किस्में कौन कौन सी हैं? अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और कॉफ़ी का उत्पादन पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, हमने देखा था भारतीय मूल का पौधा है, तो ये भारतीय मूल का पौधा हमें पश्चिम घाट वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। इसी क्षेत्र में हमने विदेशी किस्म की रोबस्टा और अरेबिका किस्म बोई, और ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए जानी जाती है। अब आगे हम देखते हैं इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे, तो अभी यहाँ तक एक बार इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसकी अनुकूल परिस्थितियाँ। कॉफ़ी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो अनुकूल परिस्थितियों में तापमान, वर्षा, मृदा। तापमान के अंतर्गत देखें तो सामान्य रूप से आपने वैसे भी महसूस किया होगा, अगर भारत में आप भ्रमण कर चुके हैं तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि दक्षिण भारत में कभी सर्दी नहीं पड़ती है, इसलिए तापमान सदा ही क्या रहेंगे? उच्च रहेंगे। लेकिन ये भी महसूस किया होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, अर्थात तापांतर सबसे कम पाया जाता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में तापांतर कम होते हैं, तो इस क्षेत्र में तापमान होंगे वो 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अनुकूल होते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो अनुकूल तापमान होता है कॉफ़ी के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र अनुकूल होता है। मृदा की बात करें तो लोहांश युक्त मृदा अच्छी होती है, लोहांश युक्त मृदा है कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो इसका जो उत्पादन क्षेत्र है, तो उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन करने वाले राज्य तो इनमें भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था जहां इसका सर्वप्रथम भारतीय मूल का पौधा जहां हमने देखा था उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, और कर्नाटक में विशेष करके बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें सर्वाधिक उत्पादन करता है, साथ ही कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कॉफ़ी उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। पहले साथियों ये भी ध्यान देंगे बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं ये लोहा अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध हैं।
बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख की खान विश्व प्रसिद्ध खानों में से एक खान मानी जाती है। भारत की गुणवत्ता में अच्छे लोहा अयस्क के लिए जानी जाती है कुद्रेमुख की खान। तो कुद्रेमुख की खान कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? तो लोहा अयस्क के लिए। किस कृषि के लिए जानी जाती हैं? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है। अन्य अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु व केरल राज्य अन्य उत्पादन करने वाले राज्य हैं। तमिलनाडु, केरल अन्य उत्पादन करने वाले राज्यों में आते हैं। यहाँ तमिलनाडु और केरल में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ किया जाता है। नीलगिरी और पश्चिमी घाट, संपूर्ण रूप से अगर हम इसको देखें नोट करके, तो नोट में हम ये बात कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो पश्चिमी घाट में कर्नाटक जो राज्य है ये कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अब विशेष तथ्यों में अगर हम देखें तो विशेष तथ्यों में एक तथ्य निकल कर के आता है जो नोट के साथ ही हम देखें तो नोट की अगली लाइन हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम नोट का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखें, कॉफ़ी है उसमें कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और ये कैफीन भी एक उत्तेजक पदार्थ होता है। उत्तेजक पदार्थ होता है। एक होता है मादक पदार्थ, एक होता है उत्तेजक पदार्थ। तो जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसको पीने से या शरीर में जाने से शरीर में उत्तेजना बढ़ जाती है, स्फूर्ति बढ़ जाती है। तो ऐसा ही जैसे हमने चाय में देखा था, चाय में टेनिन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। तो कैफीन की उपस्थिति के कारण से शरीर में उत्तेजना आती है या शरीर में स्फूर्ति प्राप्त होती है। आगे देखते हैं हम अगली फसल को। यहाँ तक की फसल आपके निश्चित रूप से समझ में आई होगी। देखते हैं आगे अगली फसल। नेक्स्ट हमारी अगली फसल है फसल नंबर 10, ये है तंबाकू। तंबाकू फसल के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट हमारी फसल है तंबाकू। तो तंबाकू भी एक व्यापारिक फसल है। तंबाकू एक व्यापारिक फसल है। तंबाकू की स्थिति को देखें तो जो तंबाकू है वो एक नशीला पदार्थ है। तंबाकू पौधे के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों से प्राप्त होता है। मूल रूप से हम देखें तो तंबाकू का जो पौधा होता है उसका हर भाग, जड़ है, तना है और पत्तियां हैं, वो सारा ही भाग है वो उपयोग में लिया जाता है। लेकिन गुणवत्ता युक्त जो तंबाकू होती है उसमें केवल और केवल पौधे हैं, उस पौधे की पत्तियों से ही इसको प्राप्त किया जाता है। तो पौधे की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त की जाती है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो अनुकूल परिस्थितियाँ कुछ निम्न होती हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ बात करें हम तापमान की तो तंबाकू के पौधे के लिए तापमान, वर्षा और मृदा। तापमान तंबाकू के पौधे के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान अच्छा होता है। इससे कम तापमान को भी सहन कर लेती है और इससे कुछ अधिक तापमान को भी सहन कर लेती है। लेकिन ये सामान्य रूप से हम जानते हैं
कि तंबाकू है वो गर्म जलवायु में होने वाला पौधा है, इसलिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान है। इससे अधिक तापमान इसके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे कम तापमान वाले क्षेत्र में चाय का पौधे की जो पत्तियां हैं वो मोटे होने के कारण शीतलता जहां आती है या वातावरण में ठंडक आती है तो पौधा नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है। तो ये एक एवरेज तापमान है, औसत तापमान। वर्षा की उपस्थिति की बात करें तो 100 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। कम वर्षा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा जहां होती है तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो कम क्षेत्र में सिंचाई द्वारा इसका उत्पादन लिया जाता है। सिंचाई की क्रिया भी तंबाकू उत्पादन के लिए अनुकूल है। साथ में अगर हम देखें तो मृदा की उपस्थिति, मृदा के लिए दोमट मृदा अच्छी होती है। दोमट मृदा इसके लिए अच्छी होती है। तो मृदा है वो दोमट मृदा तंबाकू के लिए अच्छी होती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में बोया जाता है। तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड या 21 डिग्री औसत तापमान की इसको आवश्यकता होती है। अगर हम इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो भारत में इसके उत्पादन क्षेत्र हैं, उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन करने वाले राज्य। तो उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करें हम तो उत्पादन करने वाले राज्यों में दक्षिण भारत का ही प्रथम स्थान आता है और उसमें आंध्र प्रदेश इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहले साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चाय का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा करता है? असम करता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ तक तंबाकू के लिए अनुसंधान केंद्र भी बनाया हुआ है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे अंत में। प्रमुख जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं कृषि के लिए उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे अगले राज्य की बात करें तो वो भी दक्षिण भारत में ही आता है, तमिलनाडु प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्यों में आते हैं। इसके अलावा हम देखें तो तंबाकू का अन्य उत्पादन करने वाले राज्यों में गुजरात राज्य आता है। अन्य उत्पादन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश राज्य आता है। तो ये अन्य उत्पादन करने वाले राज्यों में आते हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सर्वाधिक उत्पादन करते हैं और अन्य राज्यों की श्रेणी में गुजरात और मध्य प्रदेश तंबाकू का उत्पादन करते हैं, क्योंकि दोमट मृदा जहाँ पाई जाती है वो तंबाकू के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन शीत जलवायु उसके लिए नुकसानदायक होती है, या जहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है वो तंबाकू के लिए हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है, जिस प्रकार से कपास की कृषि के लिए हानिकारक होता है। आगे हम देखेंगे कुछ अन्य फसलों को भी, जिसमें हम कपास को भी देखेंगे, गन्ना को देखेंगे, आलू को देखेंगे। तो यहाँ तक की जानकारी आपके समझ में आई होगी। अपेक्षा रखता हूँ कि निश्चित रूप से आज की दी गई जानकारियाँ जिन 3 फसलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपना जो भी सुझाव होता है वो डाल दें, ताकि हम आपके अनुसार जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें। हो सकता है आवाज़ में कोई दिक्कत हो सकता है क्लास की वीडियो की जो आवाज़ आ रही है वो कुछ फास्ट स्पीड में हो, तो इसके लिए आप अपने जो मोबाइल है उसकी सेटिंग में जाकर के उसको नॉर्मल कर सकते हैं। कम अगर आवाज़ लगती है उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियरिटी कम है तो आप उसमें डाटा जो ऑप्शन है उसको चेंज करके देख सकते हैं। उसमें आपके लिए ऑप्शन आते हैं 360 पर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। तो प्यारे साथियों, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, निश्चित रूप से मैं आपसे लेता हूं विदा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। कोरोना काल चल रहा है, आप घर रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।